चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। नॉर्मली यहाँ पर हम जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये इसको आप फीचर्स ऑफ कंपनी अभी आप हेडिंग लिख सकते हैं, इसको आपको नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फीचर अगर हम कंपनी का या बॉडी कॉरपोरेट का हम देखें तो वो होता है कॉरपोरेट पर्सनालिटी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, कॉरपोरेट पर्सनालिटी। अब ये कॉरपोरेट पर्सनालिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि डिफाइन द टर्म कॉरपोरेट पर्सनालिटी, तो उसमें यही चीजें लिखनी है जो अभी हम देखने वाले हैं। ये कहते हैं कि कंपनी का अपना खुद का एक अलग अस्तित्व होता है एज पर लॉ, यानी कानून की नजरों में कंपनी जो होती है वो एक अलग पर्सन है, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी इसके जो मेंबर्स हैं उनसे जुदा इसका अलग अपना एक अस्तित्व है। इनका कहने का मतलब है कि इसका अपना खुद का नाम होता है, कंपनी का अपना खुद का नाम होता है और वो उस नाम के तहत वो अपना काम कर सकती है। उसकी अपनी सील भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो सील रखे ही अपनी, लेकिन एक स्टैम्प जिसे हम बोलते हैं कॉमन सील, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसकी एक खुद की अपनी सील होती है जो डॉक्यूमेंट्स पे लगती है, हो सकती है, और ये अपने नाम से एसेट्स को होल्ड कर सकती है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, वो कंपनी के नाम पे होती है, खुद के नाम पे। और उस जो प्रॉपर्टी रहती है, ये जो भी प्रॉपर्टी है कंपनी के नाम से, इसका मेंबर्स पे डायरेक्ट कोई हक नहीं रहता। ठीक है, मेंबर्स उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, वो कंपनी की प्रॉपर्टी। इसके बाद ये कहते हैं इट्स अ डिफरेंट पर्सन, जैसा कि हमने देखा कि इट्स अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट, देयरफॉर इट इज केपेबल ऑफ ओइंग प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी वो रख सकती है, ओन कर सकती है, वो डेट इनकर्ड कर सकती है, यानी लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है, हैविंग बैंक अकाउंट, उसका खुद का अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, एम्प्लॉइंग पीपल, यानी वो एम्प्लॉय कर सकती है लोगों को अपने कंपनी में, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है किसी भी तरह के, एंड सुइंग और बीइंग सूड इन द सेम मैनर एज इंडिविजुअल, यानी कोर्ट केस भी इसके खिलाफ फाइल किए जा सकते हैं कंपनी के खिलाफ, कंपनी के नाम में, या फिर कंपनी भी दूसरे किसी भी पर्सन के खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर सकती है ऑन इट्स ओन बिहाफ। इसके बाद यहां पर ये जो पॉइंट है ये बहुत ही क्लियर इन्होंने कह दिया है, इट्स शेयर होल्डर्स आर इट्स नोशनल ओनर्स एंड डू नॉट ओन एनीथिंग इन इट एक्सेप्ट ओनरशिप ऑफ शेयर्स, यानी ये जितने भी मेंबर्स हैं यहां पर इस कंपनी के, ये तमाम मेंबर्स हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके ऊपर इसका हक नहीं, इन मेंबर्स का हक नहीं है, लेकिन इन्हें डीम्ड ओनर बोला जाता है कंपनी का, यानी इन कंपनी में तो इनकी ओनरशिप है, हिस्सेदारी है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मेंबर्स का डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है। ये हम आगे और डिटेल में इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। एंड दे कैन बी इट्स क्रेडिटर साइमल्टेनियसली, यानी मेंबर्स जो है यहाँ पर डीम्ड ओनर बताया गया है कंपनी के, और साथ में ये क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, यानी कंपनी को कुछ दिया इन्होंने और कंपनी से कुछ लेना है पैसा, ऐसा भी हो सकता है। A shareholder cannot be held liable for acts of the company even if hold virtually entire share capital। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कंपनी का खुद का अपना एक वजूद है, अस्तित्व है। कंपनी कोई भी काम करती है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ भी वायलेशन किया है कंपनी ने, उसके लिए मेंबर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। ये हम एक अलग आगे प्रिंसिपल आएगा डॉक्ट्रिन, उसमें हम पूरी बातें इसको डिस्कस करने वाले आगे डिटेल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी एंड सो दे कैन नॉट बाइंड इट बाय देयर एक्ट्स। देखिए, नॉर्मली पार्टनरशिप में हमने देखा है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अगर कुछ भी करता है तो बाकी के सारे पार्टनर्स उससे बाइंड हो जाते हैं, उस सेक्शन से बाइंड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि मेंबर्स अलग हैं। मेंबर्स अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मेंबर ने कोई लोन लिया है कहीं से, तो उसके लिए कंपनी
लायबल नहीं होगी क्योंकि मेंबर्स आर नॉट एजेंट। इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वेदर शेयर होल्डर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी। तो आंसर क्या है? नहीं, शेयर होल्डर कंपनी के एजेंट नहीं है। वो शेयर होल्डर कुछ भी करे तो वो कंपनी को अपनी एक्शन से बाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद ये कहते हैं कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज एन एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स मेंबर and they cannot sue to enforce its right nor can they be sued in respect of liability। अब इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि कंपनी की भी कोई एक्शन है, कंपनी कोई भी एक्शन ले रही है, कोई भी काम कर रही है, उसके लिए भी मेंबर्स को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कंपनी भी एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं है मेंबर की। तो इसका मतलब यह है कि ना तो मेंबर्स कंपनी के एजेंट है और न ही कंपनी मेंबर्स की एजेंट है। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आता है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि कोई किसी का एजेंट नहीं है यहां पर, ना तो कंपनी है ना मेंबर्स है। Thus, incorporation is the act of forming a legal corporation as jurist person। इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन जो वर्ड यूज हो रहा है, यहां पर जो इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज हो रहा है, इनका मतलब है कि कुछ पर्सन्स को एक बॉडी में कन्वर्ट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, और ये जो बनी है बॉडी इसको हम कंपनी कहते हैं और इसका खुद का एक वजूद है। इट्स अ ज्यूरिस पर्सन, इसको भी नोट कर लेना, ज्यूरिस पर्सन है, यानी कानून की निगाह में ये कंपनी एक अलग पर्सन है। इन सब बातों को आप जो मैंने बताया अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये कहते हैं कि क्योंकि कंपनी एक ज्यूरिस पर्सन है, उसके पास अपने खुद के अधिकार हैं, राइट्स हैं, उसके कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, जो भी वो एक्शंस लेती है, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके हिसाब से उसके पास राइट्स भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी लाइबिलिटीज भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स द एंटिटी एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन बट ओनली थ्रू अ डेजिग्नेटेड पर्सन हुज एक्ट्स आर प्रोसेस्ड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। अब ये जो लाइन इन्होंने लिखी है यहां पर, ये कह रहे हैं कि सर कंपनी एक अलग पर्सन है, ये अभी हमने देखा, ठीक है, ये एक अलग पर्सन है, कानून की निगाह में ये अलग पर्सन है, लेकिन ये काम कैसे करेगी? ये अब क्योंकि इसका खुद का यानी कहने का मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन है और खुद अपने आप तो एक्ट नहीं कर सकती, किसी के थ्रू एक्ट करेगी। तो यहां पर ये कंपनी एक्ट कैसे करती है? थ्रू डेजिग्नेटेड पर्सन, जिनको कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक तरफ है मेंबर्स, जिनको कि हम डीम्ड ओनर बोलते हैं इस कंपनी का, ठीक है, मेंबर्स होते हैं वो इनके डीम्ड ओनर्स हैं कंपनी के, और दूसरी तरफ डेजिग्नेटेड पर्सन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये नेचुरल पर्सन रहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकते। मेंबर्स कैसे हो सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। कंपनी भी एक मेंबर हो सकती है और नेचुरल पर्सन राम श्याम ये भी हो सकते हैं मेंबर्स। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, यानी डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी काम करती है, तो यहां पर केवल नेचुरल पर्सन्स ही हो सकते हैं एज ए डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो एक्शंस लेते हैं, यानी ये जो रिजोल्यूशंस पास करते हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके थ्रू कंपनी काम करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी माना कि एक अलग पर्सन है, लेकिन वो अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकती, वो डेजिग्नेटेड पर्सन्स के थ्रू करती है जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ये बातें आप लिख सकते हैं जब कभी भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं केस लॉज की। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ केस लॉज मेंशन करने पड़ेंगे। ये लैंडमार्क जजमेंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, केस के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है, लाइक सोलोमन एंड कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ था, 1897 का केस लॉ है, ठीक है ना। यानी जब कंपनीज कल्चर जब डेवलप हो रहा था, ये उस समय की बात है जब लोगों को पता नहीं था कि कंपनी क्या है, उसके अधिकार क्या है, क्या कंपनी अलग पर्सन है जो मेंबर्स हैं उससे। तो उस वक्त ये केस हुआ था
और ये केस आपको एग्जाम में कोट करना है जब कभी भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर ये जो पूरा केस है ये आप फुर्सत में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप उसको पढ़ सकते हैं। सॉरी, अभी मैं आपको इसके ब्रीफ फैक्ट्स बता रहा हूं जिससे कि आपको ये केस लॉ जब आप पढ़ेंगे तो उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। इसमें हुआ ये था कि एक पर्सन था, लेदर मर्चेंट था एक, जिसका नाम सोलोमन था। उसका अपना एक बिजनेस था, ठीक है, वो बिजनेस करता था, अपना खुद का बिजनेस था उसका। उसने एक कंपनी फॉर्म की, जिस कंपनी का नाम आप यहां देख रहे हैं सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ऐसी एक कंपनी फॉर्म की उसने। और ये जब कंपनी फॉर्म की तो अपना सारा बिजनेस उसने ट्रांसफर कर दिया कंपनी के नाम, और बदले में उसको शेयर्स मिले, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास अब पूरा बिजनेस आ गया है। तो कंपनी क्योंकि एक अलग पर्सन है तो ये सोलोमन को कुछ रिटर्न देगी उस बिजनेस जो इसने एक्वायर किया उसके बाद। तो उसने सोलोमन को शेयर्स दिए थे, इसके अलावा डिबेंचर्स दिए थे। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको डिबेंचर्स के बारे में नहीं पता, एक तरह का यूं समझ लीजिए डिबेंचर एक तरह का डेट होता है। यानी सोलोमन को जब वो डिबेंचर्स, ये 10,000 यहाँ पे पाउंड्स की बात की गई है, ठीक है ना, ये बाहर का केस लॉ है लेकिन उसके ऊपर मत जाइए। 10,000 के उसको डिबेंचर इशू किए थे। इसका मतलब है कि ये 10,000 कंपनी से डिमांड कर सकता है कभी भी, ओके। और ये जो डिबेंचर्स थे ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी ये पैसा नहीं देती सोलोमन को, ठीक है, डिबेंचर्स का जो पैसा है वो नहीं देती, तो सोलोमन के पास राइट है कि कंपनी की जो एसेट्स है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया वो उसको बेच के भी वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का सिक्योर्ड डेट था। तो शेयर्स मिले थे, जैसे कंपनी की ओनरशिप थी, उसके पास डिबेंचर्स मिले थे, और थोड़ा बहुत कैश भी उसको दिया था इस बिजनेस को जब उसने ट्रांसफर किया था कंपनी को। कुछ समय तक बिजनेस करती रही कंपनी, लेकिन इस दौरान उसके कुछ अदर क्रेडिटर्स भी डेवलप हो गए थे, ठीक है। दूसरे कुछ क्रेडिटर्स थे जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया था या रॉ मटेरियल दिया था, वॉट एवर मे बी द केस, वो भी डेवलप हो गए थे। और उसके बाद कंपनी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, घाटे में चल रही थी, इसलिए इस कंपनी को बंद करने जा रहे थे, वाइंड अप करने जा रहे थे, ठीक है। अब नॉर्मली जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कभी भी कंपनी वाइंड अप होती है तो उसकी सारी एसेट्स जो रहती है उसका हिसाब किताब लगाया जाता है, और उसकी जो लायबिलिटीज रहती है उसका हिसाब लगाया जाता है कि क्या कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटीज में हमने अभी देखा कि सोलोमन के पास 10,000 रुपए ने पाउंड्स थे, वो मैं जस्ट अमाउंट बता रहा हूँ, 10,000 के डिबेंचर थे सिक्योर्ड, यानी ये भी डेटर था, सॉरी क्रेडिटर था इस कंपनी का। सोलोमन पैसा डिमांड कर रहा था, और दूसरे थे, लेकिन ये जो दूसरे क्रेडिटर थे ये कैसे थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, ठीक है। इनके पास कोई एसेट्स ऐसी नहीं थी कंपनी की जिसको कि वो सेल करके पैसा वसूल कर सकते थे। अब जो एसेट्स थी कंपनी की वो थोड़ी थी, लिमिटेड थी, यानी इतनी थी कि ये केवल ये जो सोलोमन है उसका जो कर्ज था वो ही चुका सकती थी इसकी एसेट्स कंपनी की। इनको कुछ नहीं मिलने जा रहा था क्योंकि ये जितना भी एसेट बची थी ये सारा सोलोमन का जो कर्जा था उसको उतारने में जा रही थी। तो देखिए, ये इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको फैक्ट्स देखना है। जब कंपनी का नया नया कंसेप्ट आया था लोगों को नहीं पता था। अब ये लोग का क्या कहना है कि भाई ये कंपनी तो किसकी, सोलोमन की है, ठीक है ना। आप कभी बिजनेस करते हैं, आप खुद भी पैसा लगाते हैं और दूसरे कुछ अगर आपको पैसा देते हैं बैंक, तो सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस बैंक का पैसा वापस लौटाएं, ठीक है ना, जब कभी भी आप बंद करते हैं बिजनेस। तो उस बेसिस पे इन्होंने कहा कि भाई ये तो सोलोमन की कंपनी है तो उसका डेट आप पहले पे मत कीजिए, ये एसेट्स है इसका सारा पेमेंट हमको कीजिए क्योंकि हम अलग हैं, सोलोमन तो इसी की कंपनी है।
तो कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। यानी माना कि सोलोमन, उसके पास काफी शेयर्स हैं, उस कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर उसी के पास हैं, लेकिन फिर भी सोलोमन एक डिफरेंट पर्सन है, और ये जो एसेट्स है ये एज पर लॉ यानी कंपनी लॉ के हिसाब से ये एसेट्स पहले जो सिक्योर डेट है जो कि सोलोमन के पास था 10,000 का, उसको चुकाने में ही ये एसेट्स का इस्तेमाल होगा पहले, और उसके बाद कुछ एसेट्स में से बचेगा तो फिर बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, और इस जजमेंट के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि भाई कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, और ये जो ओनर है उसके यानी जो शेयर होल्डर्स हैं वो एज ए सिक्योर्ड डेट अगर उनका है तो पहले उन्हीं को चुकाया जाएगा और बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ठीक है, ये एज पर लॉ चलेगी, ये इसका बेसिस है। ये मैंने आपको केस लॉ समझा दिया है कि भाई इस तरह से कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर ये जजमेंट आया था, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है ना, इसमें आप नोट करेंगे इसको। पूरे केस लॉ के फैक्ट्स आपको याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन जो मोटा मोटी बात जो मैंने बताई है वो आपको अच्छे से नोट करनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक और केस लॉ है, ये है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का। ये भी आपको स्टडी करना है फुर्सत में, जब भी आपके पास टाइम होगा तब आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर जजमेंट आया था कि भाई कंपनी इज डिफरेंट। तो हुआ क्या था इस केस में, मैं आपको बता देता हूं। एक पर्सन था जिसका नाम था ली नाम का एक पर्सन था, और ये जो ली नाम का पर्सन था ये क्या करता था, इसका एयरक्राफ्ट जो रहता है वो उसके पास था। उसने एक अलग से कंपनी बनाई, ली एयर फार्मिंग यानी हवा में खेती करना। अब वो क्या उसका पर्पस था ये मैं बता देता हूं आपको। ये क्या करता था, इसकी कंपनी लोगों से पैसा लेती थी एडवर्टीजमेंट का। और वो एडवर्टीजमेंट कैसे, ये जो प्लेन है ये हवा में जाता था और धुएं से जो भी एडवर्टीजमेंट करना रहता था, मान लो जियो का एडवर्टाइजमेंट है, जो भी जियो का, तो वो हवा में ऐसे बादल यानी धुएं का जो निकलता है जेट में से, उसमें से वो वहां हवा में जाके ऐसा जियो लिखता था, पूरी दुनिया को वो दिखता था, यानी जो भी देख सकते थे प्लेन को उस एरिया में। तो वो एडवर्टीजमेंट हो जाता था और उसका वो पैसा लेता था, यानी वो कंपनी पैसा लेती थी, ली एयर फार्म। ठीक है, यहां तक तो ठीक है भाई। इसमें हुआ ये था कि ये जो ली था ये इस कंपनी का शेयर होल्डर भी था, यानी ओनर भी था एक तरह से, और इसका एम्प्लॉय भी था, क्योंकि एज ए चीफ पायलट उसने खुद ही को अपॉइंट कर लिया था, और डायरेक्टर में भी था, यानी एक ही पर्सन था। और वो एक पर्सन कंपनी का मेंबर भी था, कंपनी का वो डायरेक्टर भी था, और कंपनी का एम्प्लॉय भी था। ठीक है, ये तीनों चीजें वो एक सिंगल पर्सन 3 रोल निभा रहा था उस कंपनी में। तो यहां पर ये जो पर्सन था ली, इसकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ और उसकी डेथ हो गई थी। तो इसकी जो वाइफ थी यानी विडो जो थी, उसने इस कंपनी से हर्जाना मांगा, कॉम्पनसेशन मांगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो यहां पर एज ए चीफ पायलट था, और क्योंकि ये चीफ पायलट सर्विस के दौरान प्लेन क्रैश में मारा गया है, इसलिए कंपनी इसको मुआवजा दे एज ए एम्प्लॉय को जो मिलता है। लेकिन वहां पर जो बाकी के लोग थे यानी कंपनी ने वहां ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो एम्प्लॉय है, और दूसरे जो क्रेडिटर थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि क्योंकि ये एम्प्लॉय है इस वजह से आप कर्जा कंपनसेशन मांग रहे हैं, लेकिन ये मेंबर भी है, यानी इसके पास वर्चुअली सारे शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो ये तो ओनर है, इसको आप एम्प्लॉय कैसे कह सकते हैं। तो कोर्ट ने यहां पर बताया कि ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मैजिक है, ये वर्ड्स आपको यूज करने, इट्स अ मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये लिख लीजिए आप, मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कि एक ही पर्सन, एक सिंगल पर्सन एक कंपनी में मेंबर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है,
और एम्प्लॉय भी हो सकता है, और तीनों के बेनिफिट्स भी उसको मिल सकते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो ये यहां पर भी उन्होंने, इस केस में भी यही बात सामने आई थी कि कंपनी एक अलग पर्सन है, सेपरेट है मेंबर से, और जो एम्प्लॉय की हैसियत से वो काम कर रहा था उसको जो भी कंपनसेशन मिलना चाहिए विडो को उसकी, वो मिलेगा एज पर द लॉ। इसको आप फुर्सत में आप देख लीजिएगा, ये कोड भी करना है एग्जाम में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए कोंडोली टी कंपनी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये कई बार स्टूडेंट कोट नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं, यानी जो हमने सोलोमन का केस देखा, ये जो ली एयर फार्मिंग का केस देखा है, ये तो 1961 का है, ठीक है। उसके भी पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर एक केस आ चुका है जिसमें ये जजमेंट दिया था, वो 1886 का, यानी यूं कह लीजिए ये इंडिया का केस था। कैलकाटा हाई कोर्ट ने वो डिसीजन दिया था कि भाई कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, वो था कोंडोली टी कंपनी। ये आपको नोट करना है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हुआ क्या था कि कुछ पर्सन्स थे और कुछ पर्सन्स के पास एक टी स्टेट थी, यानी चाय बागान जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो थी। और ये पर्सन्स चाहते थे कि इनकी एक कंपनी इन्होंने फॉर्म की थी और ये स्टेट इस ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफर कर रहे थे। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। क्या लगती है? स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को देना पड़ती है, ठीक है। अब लेकिन इनका क्या कहना था कि भाई हम स्टैंप ड्यूटी क्यों दें, क्योंकि ये तो हम ही को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हम किसी और को नहीं दे रहे, ये तो हमारी ही कंपनी है और ये हमारी स्टेट है और हम अपनी कंपनी को दे रहे हैं, तो यहां पर किसी तरह का ट्रांसफर नहीं है। लेकिन इस केस में कैलकाटा हाई कोर्ट में ये जजमेंट दिया था जज ने कि नहीं, ये कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, और जैसे कि आप किसी और पर्सन को जब ट्रांसफर करते प्रॉपर्टी और स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ती है, ठीक इसी तरह ये कंपनी भी अलग पर्सन है आपसे, और अगर आपकी स्टेट, ये आपकी जो स्टेट है, इसको अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब होता है जो वैल्यू बेस्ड होती है, यानी जितने अमाउंट में ये ट्रांसफर हो रहा है उस वैल्यू के हिसाब से आपको ड्यूटी देनी होगी। तो ये आप जरूर कोट कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट केस लॉ है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर। हालांकि सोलोमन का केस काफी फेमस हो गया, सब लोग सोलोमन सोलोमन करते हैं, बट ये कोंडोली टी कंपनी का जो केस है वो हमारे इंडिया का केस है और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर सबसे पुराना ये केस है। इसको आप जरूर कोट कीजिए और मेंशन भी कीजिए इस फैक्ट को। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक और केस लॉ है, इसको आप जरा देखिए, न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड जो कंपनी थी, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इसका केस हुआ था, 1994 की बात है। इसमें बात क्या आई थी, इसके ऊपर है ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, और आप एक हेडिंग डालिए कि क्या सर एक्सपीरियंस ऑफ ए शेयर होल्डर, अब जैसे ये कंपनी है और ये इसके शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए मेंबर्स के लीजिए, तो क्या एक्सपीरियंस जो शेयर होल्डर्स का है, क्या इस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है क्या? ये यहां पर मुद्दा ये था कि भाई ये तो शेयर होल्डर हैं, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्या इस कंपनी का भी एक्सपीरियंस मानेंगे क्या? तो इसका कोई सीधा सच्चा आंसर कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि नॉर्मली, अब इसको नोट करना है आपको, ठीक है ना, नॉर्मली, ये वर्डिंग्स में बता रहा हूं, नॉर्मली कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, ठीक है, और शेयर होल्डर्स यानी जो मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं माना जा सकता। पहले कोर्ट ने ये कहा, लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने ये कहा कि लेकिन अगर कोई कंपनी जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर्स यानी यहां पर कुछ कंपनीज हैं, कंपनी का समूह है और वो सब मिलके एक एज ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो कंपनीज हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा
इस कंपनी के एक्सपीरियंस के बतौर। अब ये हुआ क्या था, इसमें एक टेंडर इशू किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, टेंडर निविदा सूचना कुछ चाहिए था गवर्नमेंट को, और इस कंपनी ने वो अप्लाई कर दिया था टेंडर के लिए। लेकिन टेंडर की एक रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट थी एक्सपीरियंस की, और वो एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास अपना खुद का तो नहीं था क्योंकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी थी, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जॉइंट वेंचर कंपनीज जिन्होंने मिलके ये कंपनी फॉर्म की थी, उनके पास इस काम का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो टेंडर रिजेक्ट कर दिया था कि भाई इस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो बाद में कोर्ट में गया मैटर, और कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट जो जॉइंट वेंचर है, अगर कोई कंपनी जॉइंट वेंचर है तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेंबर्स हैं, जो मिलके ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस माना जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। अब यहां पर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसके, ये यहां पर लिखा है। ये न्यू होराइजन्स लिमिटेड और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट थे इसके, ये कंपनी थी, और टीपीआई, एलएमआई, डब्ल्यूएमएल और एज वेल एज आईआईपीएल, ये सभी इसके जॉइंट वेंचरर्स थे। और क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर था इसलिए इनका एक्सपीरियंस कोर्ट ने कहा कि माना जाएगा। तो नॉर्मली इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने फिर से बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर, क्या एक्सपीरियंस कंपनी का माना जा सकता है? तो पहले आपको लिखना है कि नहीं, नॉर्मली क्योंकि कंपनी अलग है इसलिए नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर ये एक जॉइंट वेंचर है, कंपनी इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ऐसे केस में इनका जॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट का एक्सपीरियंस, कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है। और ये केस लॉ जो आपको है ये कोट करना है, यही केस लॉ आपकी मदद करेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लिया आपने, आगे चलो बस इसमें। और बाकी ये जो केस लॉ है पूरा पूरा, ये जो भी आपको करना है ना फुर्सत में आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई, एग्जाम के लिए वो खास है, पूरा का पूरा केस लॉ आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। अब जरा आगे चलते हैं। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कहते हैं कि जैसा माना कि कंपनी एक पर्सन तो है जैसे दूसरे पर्सन रहते हैं, लेकिन सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, यानी नॉर्मल जो ह्यूमंस रहते हैं उस तरह का वो पर्सन नहीं है, थोड़ा अलग है। तो यहां पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कमेंट दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपको यही चीजें लिखनी पड़ेगी वहां पर। ये कहते हैं कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने इसे बनाया है, इसका पूरा वजूद जो कंपनी का है वो लॉ की वजह से है। लॉ है तो ये है, लॉ नहीं तो ये नहीं। इट इज नॉट अ ह्यूमन, ये नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं है, राम श्याम सीता गीता की तरह नहीं, लेकिन ये पर्सन तो है। इट इज कंसिडर्ड एज लीगल पर्सन, ये वर्ड यूज करना है आपको कि इसे सर लीगल पर्सन कहते हैं, और वो सभी काम कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, ठीक है, जितने भी नॉर्मल पर्सन। हाँ ये बात अलग है, शादी ब्याह नहीं कर सकते वो, जो कुछ एक्सेप्शन के साथ बाकी सारी चीजें जो नॉर्मल पर्सन करते हैं कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, कोई इसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, यानी पर्संस के जो प्रॉपर्टीज है, फीचर्स, वो सारे इसमें हैं। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। इसको आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं सर? अरे भाई आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, यानी जैसे ह्यूमंस नेचुरल बर्थ होता है इस तरह से ये कानून की प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। इट इज इनविजिबल, इनटेंजिबल। आपने कितनी कंपनियों के नाम सुने, कभी देखा है किसी कंपनी को? नहीं देखा। नाम सभी के सुने हैं, क्या वो अस्तित्व में है? हाँ अस्तित्व में है, लेकिन उनको आप देख नहीं सकते, कंपनी को आप देख नहीं सकते, कंपनी को आप छू नहीं सकते। इट इज इनविजिबल, ये लिखना है, सब आपको नोट करना है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनविजिबल होती है, नॉर्मल पर्सन तो दिखता है, ये नहीं दिखती। इनटेंजिबल, इसे छू नहीं सकते, और ये इसका जो वजूद है इट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से ये अस्तित्व में है। और ये जितने भी राइट्स हैं कंपनी के पास, जितनी भी लायबिलिटीज हैं कंपनी के पास, वो सारी बिकॉज ऑफ द लॉ है।
अब इसके कुछ केस लॉस है, उसमें एक केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी ये पर्सन नहीं है और पर्सन के भी आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड खादेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स, ये 2001 का केस है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, ये आप फुर्सत में पढ़ेंगे, फुर्सत जब भी आपको मिलेगी, जो मेन मुद्दा है वो आपको नोट करना है और मैं बता रहा हूं। यहां पर ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, हमने मान लिया कि कंपनी एक पर्सन है, तो क्या कंपनी को हम पुअर पर्सन भी कह सकते हैं कि कंपनी से पुअर है? यानी कहने का मतलब ये है कि एक पुअर पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे पुअर पर्सन के लिए आपको पता है ना गवर्नमेंट कितने तरह के कानून बनाती है कि उनके बेनिफिट्स के लिए, तो पुअर पर्सन को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो क्या कंपनी को भी वो बेनिफिट मिल सकता है बतौर पुअर कंपनी? यानी पुअर पर्सन है, अगर कोई कंपनी पुअर है तो क्या उसको भी बेनिफिट मिल सकता है? अब ये हुआ ये था कि कंपनी एक कोर्ट में सूट फाइल करने गई थी, ठीक है, किसी के खिलाफ सूट फाइल, केस लॉ फाइल करने गई थी, और एज पर जो प्रोसीजर होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, जो कोर्ट जिसके तहत चलता है, उसमें स्टैंप ड्यूटी आपको, कोर्ट फीस, यानी यूं समझ लीजिए कोर्ट फीस आपको पे करनी रहती है। जब कभी भी आप सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस आपको पे करनी रहती है। लेकिन सिविल प्रोसीजर में ये लिखा था ऑर्डर 33 रूल 1 में कि अगर कोई पुअर पर्सन है तो उसके लिए माफ है, यानी उसको कोर्ट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। किसे पुअर पर्सन है तो वो किसी के खिलाफ सूट फाइल कर रहा है तो उसको ये फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये कंपनी भी पहुंच गई सूट फाइल करने, तो बाकियों ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई इसको तो पे, क्योंकि ये पुअर पर्सन, माना कि ये पर्सन है पर इसको पुअर तो नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये बोला कि जो पर्सन वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर इंक्लूडेड एनी कंपनी एज एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट नॉट। कहने का मतलब है इस ऑर्डर में ही लिखा है कि भाई ये जो पर्सन है यहां पर, ये पर्सन में सभी तरह के पर्सन इंक्लूडेड है, चाहे वो कंपनी हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो या किसी भी तरह के, वो सभी को पर्सन माना गया है। और क्योंकि इसे पर्सन है तो ये पुअर पर्सन का जो दर्जा है वो भी इसे मिल सकता है, और कोर्ट ने उसे अलाउ किया था कि कंपनी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो फीस पे कर सके, तो उसको एज ए इंडिजेंट पर्सन, यानी पुअर पर्सन, ये भी वर्ड याद रखना है आपको, इंडिजेंट पुअर पर्सन मान के उसको बेनिफिट्स दिए थे। तो कंपनी को बतौर पुअर पर्सन के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस लॉ आपको नोट करना है, ठीक है, कर लिया, आगे चले। अब फिर मुद्दा यह है कि सर कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ये कहते हैं कि सर माना कि पर्सन है, सब आपने बोल दिया कि पुअर पर्सन भी है, लेकिन क्या सिटीजन भी मान सकते हैं इसे? अब सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, ठीक है, नागरिकता कानून आपने वगैरह वगैरह भी सब देखा होगा। तो क्या सिटीजन भी है? तो ये कहते कि नहीं था, ये सिटीजन तो नहीं है, यानी माना कि ये पर्सन है पर सिटीजन नहीं है। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वेदर कंपनी इज अ सिटीजन और नॉट, ये आपको बताना रहेगा उसमें। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कंपनी माना कि लीगल पर्सन है, वर्डिंग्स आपको इस तरह से यूज कर कि माना कि कंपनी एक सर लीगल पर्सन है बट सिटीजन नहीं है। अब उसके ग्राउंड्स देने पड़ेंगे आपको कि भाई आप ऐसा कैसे कहते हैं कि सिटीजन नहीं है। तो दो ग्राउंड आपको लिखने हैं, नोट करना है। एक ग्राउंड है सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, ये आप लिख लीजिए कि सिटीजनशिप एक्ट में कंपनी को नागरिक यानी सिटीजन नहीं माना गया। और दूसरा है ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसे सिटीजन नहीं माना गया। अब इसके ये दो ग्राउंड लिख लिया आपने कि इस वजह से नहीं है। अब एक केस हुआ था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माना कि ये लीगल पर्सन है, कंपनी लीगल पर्सन है लेकिन सिटीजन नहीं है, ये केवल नेचुरल पर्संस के थ्रू एक्ट कर सकती है। नेवरदलेस टू नोटेड दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट। अब देखिए कोर्ट ने ये कहा कि माना कि ये सिटीजन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो पर्सन को बतौर पर्सन को अवेलेबल है वो इसे अवेलेबल है, जैसे राइट टू इक्वालिटी,
आर्टिकल 14 में जो बताया गया है वो कंपनी के पास अवेलेबल है। इसी तरह से 2F ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट एक्सप्रेसली, इसके बाद ये कहते हैं कि सेक्शन 2F, अगर देखिए आप यहाँ पे केवल सिटीजनशिप एक्ट का हवाला देंगे तो भी चलेगा, और अगर आप सेक्शन 2F भी जोड़ना चाहें, अब आपकी मेमोरी के ऊपर है कि अगर आप लिख सके तो लिख लीजिए, वैसे कोट कर लीजिए कि सेक्शन 2F ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है कंपनी और एसोसिएट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को फ्रॉम सिटीजनशिप। इनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, इनको सिटीजन नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये दोनों ग्राउंड्स लिख लिया आपने। इसके ऊपर केस क्वेश्चन आता है। अब एक केस हुआ है, ये जो केस है इसको आप नोट कीजिए पहले तो, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और ये जो केस में चर्चा चल रही है इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस केस के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब ये केस में मसला क्या है पहले ये समझ लीजिए। पहले तो इस केस को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो उससे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए कार है और इस कार के आप ओनर हैं। ठीक है, ये ओनर है। अब मान लीजिए एक पर्सन है और इसने इस कार को तोड़ दिया है। ठीक है, इस कार को तोड़ दिया है गुस्से में, या जो भी बोल लीजिए उसको, जो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा। अब ये कार को नुकसान तो हुआ है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर आपको इस तरह का कुछ हुआ है तो आपको पता है आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये कार है और इस कार का मालिक ये है, बताइए अब कोर्ट में सूट फाइल कौन करेगा? ये कार करेगी या इसका मालिक करेगा? तो आपका क्या आंसर होगा? आप कहेंगे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो इसका मालिक ही करेगा ना सूट फाइल। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, क्योंकि इस केस में यही बात चल रही है कि ये कहते हैं कि माना कि कंपनी एक पर्सन है, ठीक है, वो सिटीजन नहीं है, ये भी हमने मान लिया, लेकिन ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मेजर्स है ना, गवर्नमेंट अगर कुछ करती है, कुछ एक्शंस लेती है और उस एक्शन से कंपनी को नुकसान होता है किसी तरह का, ठीक है, तो ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स जो हैं वो उनके जो अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? यानी कंपनी ने कुछ ऐसी काम किया है, एक्शन ली है जिससे कि इस कंपनी को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, और यहां पर हुआ ये था कि शेयर होल्डर कोर्ट में चले गए थे कंपनी के बिहाफ पे कि भैया देखो ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल बना दिया है जिससे हमको इस कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो शेयर होल्डर जाए। बात यह है कि भाई क्या शेयर होल्डर जाए या कंपनी खुद जाए केस फाइल करे कोर्ट में, यहां पे ये मुद्दा है। तो यहां पर इसमें यह कहा गया है कि कोर्ट ने जब शेयर होल्डर गए, पिटीशन फाइल की उन्होंने अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन at the instance of a director as a shareholder of a company and granted relief, it is therefore to be noted that individual's right। अब ये जो लाइन है इसको मैं बाद में बता रहा हूं, उसको नोट भी करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये शेयर होल्डर एज ए डायरेक्टर, वो डायरेक्टर भी था शेयर होल्डर, और वो डायरेक्टली चले गए थे कोर्ट में, जबकि नॉर्मली क्या बोलते हैं कि भाई कंपनी को जाना चाहिए, तो ये डायरेक्टली चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो एंटरटेन की, उनकी जो एप्लीकेशन थी वो एंटरटेन की, उसको अलाउ किया। और क्यों अलाउ किया? तो यहां पर ये कहते हैं कि नोटेड दैट इंडिविजुअल्स राइट, जो सामान्य आदमी अधिकार हैं, इज नॉट लॉस्ट बाय रीजन ऑफ फैक्ट दैट ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर डायरेक्ट ये लाइन देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडिविजुअल राइट इज नॉट लॉस्ट बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ शेयर होल्डर। अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है ना, यानी उसके जो अधिकार हैं बतौर इंडिविजुअल वो बरकरार हैं, और इसकी कोई कंपनी को कुछ नुकसान हुआ है गवर्नमेंट की वजह से तो आर्टिकल 32 में वो पिटीशन फाइल कर सकता है। कंपनी ने फाइल नहीं की थी, शेयर होल्डर ने की थी, तो वो कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर सिटीजनशिप का जो ओवरऑल मुद्दा है वो आपको क्लियर है कि भाई सिटीजन नहीं है। दो ग्राउंड्स मैंने बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये आपको मेंशन करना है। साथ में फिर अलग से आपको देना है कि भाई माना कि ये नहीं है, फिर भी जो पर्सन को अधिकार है इक्वालिटी का वगैरह और ये सब कर सकते हैं। और कूपर का जो आपको यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस देना है कि वो सूट फाइल किया था, वो भी एंटरटेन किया था। ठीक है, आगे चलें, ये सब लिख लिया आपने, आगे चलते हैं। इसके बाद एक मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस। देखिए सिटीजन तो नहीं है, कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं हो सकती, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ नेशनैलिटी, ठीक है, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस ये इसके हो सकते हैं। कंपनी को हम ये बोल सकते हैं कि ये फॉरेन नेशनल, जैसे हम बोलते हैं ना नेशनैलिटी, यानी नॉर्मली हम राष्ट्रीयता, जहां आपका जन्म होता है ना वहां की आप वो आप हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन नागरिकता आपको मिलती है, लेना पड़ती है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कभी, लेकिन हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सिटीजनशिप जब बात करेंगे तो कंपनी के पास सिटीजनशिप का कोई राइट नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। डोमिसाइल का मतलब है अधिवास, जहां वो रहती है, परमानेंट प्लेस जहां पे उसका रहवास है, वो ये तीनों एट्रीब्यूट कंपनी के पास हैं, दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे गैस्के का एक केस लॉ था, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। केस लॉ देखिए, आंसर में केस लॉ आपके आंसर की शोभा बढ़ाते हैं, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं आपको। यानी जो मुद्दा है आपको पता है, लेकिन केस लॉ अगर आप कोट करते हैं तो उसमें वजन आ जाता है, आप उसको आपको मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं फिर कभी डिटेल में बात करूंगा। ये केस आप नोट करेंगे। पहली बात तो इसमें ये कहा गया है कि कंपनी जो है उसके पास डोमिसाइल हो सकता है, एंड इट्स डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो जो प्लेस है वही उसका डोमिसाइल माना जाएगा। एंड डोमिसाइल क्लिंग टू इट थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि देखिए जैसे जहां पे भी आपका जन्म होता है, ठीक है, नेशनैलिटी वहां की होती है, आपका परमानेंट रेसिडेंस हम वहां पे मान सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी का जहां रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां का उसको डोमिसाइल माना जाएगा, वहां की रहवासी। इट वॉज सजेस्टेड दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज नो डोमिसाइल, यानी ऐसा किसी ने कहा कि नहीं इसका तो नहीं हो सकता डोमिसाइल। इट इज क्वाइट ट्रू दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट हैव अ डोमिसाइल इन द सेम सेंस एन इंडिविजुअल, बट by analogy with a natural person attribute of residence domicile nationality। तो ये पॉइंट है ना, ये आपको वहां पे एग्जाम में लिखना है कि भाई ये डोमिसाइल, नेशनैलिटी, रेसिडेंस सेम सेंस में नहीं मान सकते कि जैसा इंडिविजुअल का होता है, लेकिन फिर भी ये तीनों एट्रीब्यूट हम कंपनी को दे सकते हैं। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट को दे सकते हैं। अब इसके बाद एक केस है तुलिका वर्सेस पेरी एंड कंपनी का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको नोट करना है, गैस्के को भी नोट करना है और ये तुलिका को भी नोट करना है। ये कह रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज, जहां पर भी उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो उसको वहां का रेसिडेंस माना जाएगा, या फिर वेयर द मीटिंग्स ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट्स आर हेल्ड। यानी ये कह रहे हैं कि या तो हम ऐसा कहें कि जहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, जैसे इंडिया में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये इसका जो रेसिडेंस है वो इंडिया है। ठीक है, या फिर यानी एक तो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ये कहते हैं कि रेसिडेंस हो सकता है, या फिर जहां पे मीटिंग्स होती है। अब इन्होंने दूसरा जो ग्राउंड लिया है रेसिडेंस देने का, इसका एट्रीब्यूट देने का, वो मीटिंग्स का है। एक ये कहते हैं कि जहां पर इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जहां मीटिंग होती है उसको हम फिर कह सकते हैं कि ये जो रेसिडेंस है कंपनी का वो वहां है जहां पे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, या फिर उसका जो गवर्निंग बोर्ड है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्निंग पर्संस का रिप्रेजेंट, गवर्निंग बॉडी का मतलब है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन शॉर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जहां पर होती है वो जगह
ये कंपनी का रेसिडेंस माना जाएगा। यानी कोर्ट ने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं यहाँ पर कि भाई रेसिडेंस तो होगा कंपनी का, ऐसा नहीं है कि कंपनी का रेसिडेंस नहीं हो सकता। अब कौन सा होगा, तो कोर्ट ने बोला है कि भाई जहां पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको आप मान सकते हैं कंपनी का रेसिडेंस, या जहां पर शेयर होल्डर, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की नॉर्मली मीटिंग होती है वहां, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उस जगह को उस कंपनी का रेसिडेंस माना जा सकता है। ठीक है, अब ये पूरा आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जो भी अभी हम देख रहे हैं सारे प्रॉपर्टी, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, आई एम श्योर कि आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे।